हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हाँ, तो फाइनली वांडाविजन का एपिसोड 8 भी आ चुका है। इसके बाद बस एक ही बचा है और फाइनली हमें बहुत सारे आंसर्स भी मिल गए। ऑल्दो जितना हम होप कर रहे थे कि ये चीज़ें पता चलेंगी उतनी नहीं पता चली, लेकिन फिर भी बहुत सारे जवाब मिल गए कि अगाथा कौन है, हेक्स का क्रिएशन कैसे हुआ और ये कमर्शियल्स और इनके पीछे एक्चुअली में मीनिंग क्या था। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पहले से ही समझ में आ चुकी थी और हमें आधे घंटे से 15 मिनट एक्स्ट्रा का एक एपिसोड देखने को मिला। जो चीज़ तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं वांडाविजन के एपिसोड 8 का ब्रेकडाउन। तो बिना अपनी शक्तियों को जगाए चलिए शुरू करते हैं। तो शो की स्टार्टिंग होती है सेलेम नाम के एक छोटे से गांव से 1693 में। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ, सेलेम विच ट्रायल्स एक्चुअली में एक रियल थिंग थी, जहाँ पे यूएस में सेलेम नाम के एक बहुत छोटे से गांव में कई सारी नॉर्मल लड़कियों को विच मान के उन्हें खूंटे से बांध के जला दिया जाता था। लेकिन मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री में इसे थोड़ा बहुत चेंज किया है। बट जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि एमसीयू में जो 1693 वाली टाइमलाइन दिखाई गई है, मार्वल कॉमिक्स में भी 1692 में एक्चुअली में सेलेम की विच ट्रायल स्टार्ट हुई थी। और हम लोग देखते हैं कि विचेस का एक कवन, मतलब जैसे लायंस की प्राइड होती है, वुल्व्स का पैक होता है और आवारा लड़कों का छिछोरा गैंग होता है, बिल्कुल वैसे ही विचेस का एक कवन या फिर कोवेनेंट होता है जो मिलकर अगाथा को एक खूंटे से बांध देते हैं और मैजिक से उसके हाथों को टाई अप कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मैं कवर करना चाहता हूँ। सबसे पहली तो ये कि अगाथा का फेस क्लियरली लग रहा है कि अगाथा को डीएच किया गया है, जो काफी अच्छी चीज है देखने में। इसे हमने पहले भी एमसीयू में देखा है जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर माइकल डगलस को डीएच करके दिखाया गया था। फिर इसके बाद जो चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि अगाथा की मदर उससे कहती है कि अगाथा ने जो भी उसकी एज या स्टेशन से अबव नॉलेज थी उसे चोरी करा है और डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करा है। तो पिछले एपिसोड के बाद से जब से हमने अगाथा के बेसमेंट में उस किताब को देखा था, काफी सारे लोग इस थ्योरी को बना रहे थे कि शायद हो सकता है अगाथा ने उस किताब को कमरताज की लाइब्रेरी से चोरी किया हो। एंड इस वाले डायलॉग को सुनने के बाद ये वाली थ्योरी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। हो सकता है कि अगाथा ने सचमुच उस किताब को वहां से चोरी किया हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विचेस के जितने भी स्पेल्स हैं उनके कलर्स का। तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे, ऑफ कोर्स सबने कर ही लिया होगा कि यहाँ पे जितने भी विचेस हैं सबके पास ब्लू कलर के स्पेल्स हैं, फिर अगाथा के पास पर्पल कलर के हैं और हमारी वांडा के पास रेड कलर के हैं। एंड ये जितने भी स्पेल्स हैं ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन्स के कलर से काफी ज्यादा मैच करते हैं। आई मीन ब्लू एकदम ही टेसरैक्ट वाला ब्लू है, पर्पल एकदम पावर स्टोन से मैच करता हुआ पर्पल है और वांडा का रेड रियलिटी स्टोन वाला रेड है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन पावर्स के पीछे कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन्स का हाथ हो? फिर इसके बाद ये सारी की सारी विचेस मिलकर अपने स्पेल्स को कंबाइन करती हैं और अगाथा को शायद जलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगाथा ने पता नहीं कौन सा जादू टोना सीख लिया है नए रंग का, जो इन सारे के सारे स्पेल्स को ओवर पावर कर देता है और वो इन सब की एनर्जी को साइफन करके, मतलब इन्हें ड्रेन कर लेती है पूरी तरह से। और इस बीच अगर आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो तो जितने भी स्पेल्स हैं इनके आसपास एक ऑरेंज कलर का ऑरा बन रहा है और ठीक इसी सेम कलर का ऑरा हमने उस बुक के आसपास भी देखा था। तो हो सकता है कि वो किताब किसी तरह से इन सारी विचेस या इनकी पावर से कनेक्टेड हो। फिर अपने कवन की बाकी सारी विचेस को मरता हुआ देखकर अगाथा की जो मदर है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है और अगाथा पे अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है। एंड इस सीन में अगाथा की मदर के हेड पर एक क्राउन बन जाता है। अब मदर का नाम कॉमिक्स में नहीं दिखाया गया, अगाथा की मदर कौन थी इसके बारे में नहीं पता। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके सिर पे जब ये अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करती हैं तो एक क्राउन बन जाता है। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि मार्वल यूनिवर्स में जितनी भी विचेस हैं उनकी पावर्स को क्राउन के जरिए सिग्निफाई किया जाता हो। अगाथा भी हो सकता है जब अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज करे तो उसके सिर पे भी ऐसा कोई क्राउन बने। आई एम नॉट श्योर, ये सब थ्योरी है। फिर अगाथा अपनी मदर के कपड़े पे से वो ब्रोच निकालती है और लेके वहां से फुर्र हो जाती है। फिर इसके बाद हम लोग एक बार फिर से अगाथा के उसी बेसमेंट में रिटर्न कर लेते हैं जहां पे अगाथा अपने रैबिट को ऐसे 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 कर रही है। एंड आई स्टिल थिंक ये रैबिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसका नाम सेन और स्क्रैची बताया था, जो हो सकता है कि अगाथा का बेटा निकोलस स्क्रैच हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्क्रैची कोई दूसरा नाम हो। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड इसी पॉइंट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है नेक्स्ट वाला सीन, जब हम लोग देखते हैं कि अगाथा अपने बेसमेंट में एक बकरी के सिर के आगे खड़ी है। अब गोट या फिर गोट का हेड ऐसे चुड़ैल लोग या फिर जादू टोने वाली दुनिया में डेविल को सिग्निफाई करता है, डेविल को, स्ट्रेट आउट डेविल को। इस चीज को द विच नाम के एक हॉरर मूवी में भी दिखाया गया था जिसमें एक मेल गोट डेविल होता है। एंड हाँ, पिछले एपिसोड में हमने जो छत पे बने हुए निशान देखे थे ये एक्चुअली में एंशिएंट रून्स हैं जो वांडा की पावर को सप्रेस कर रहे हैं। और इनका सिग्निफिकेंस ये है कि एक जगह पर जो भी विच अपने रून्स क्रिएट कर देगी उस जगह पर बस वही अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है और दूसरी विच नहीं। और इस पूरे सीन में काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मार्वल वालों ने बहुत ही सटल तरीके से, मतलब सुमड़ी में यहाँ पे एक मक्खी के पंख फड़फड़ाने की आवाज दे दी है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको सुनाई देगी।
नहीं तो आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा इस चीज पे। और पहले तो मुझे लग रहा था कि डेफिनेटली ये मक्खी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगी, बट जिस तरह से अगाथा ने इस मक्खी को पहले लिया और फिर माइंड कंट्रोल किया, फिर चिड़िया बना दिया और फिर अपने खरगोश को खिला दिया, तो नाउ आई एम लाइक 99.63% श्योर कि ये मक्खी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं होगी। और फिर इसी सीन में जब सेनोस क्रैची उस इंसेक्ट को खाते हैं तो हम उनके पीछे देख सकते हैं कि किताब है जिसपे एक पेड़ बना हुआ है। तो आई थिंक ये किताब हो सकती है बुक ऑफ इग्ड्रासिल। इग्ड्रासिल मतलब ट्री ऑफ लाइफ, जिसे हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी देखा था। फिर इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि अगाथा इस पूरे बेसमेंट वाले सीन में ये जानने की कोशिश कर रही है कि वांडा आखिरकार है कौन, मतलब वो कैसे इतनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है जो इतना बड़ा हेक्स उसने क्रिएट कर दिया। और ये चीज बताती है कि अगाथा को ये चीज पहले से नहीं पता थी कि स्कारलेट विच या फिर वांडा कौन है। कैसे ऐसा हो सकता है? इतनी बड़ी एवेंजर जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसे आप कैसे नहीं जान सकते? और ये चीज मुझे लेकर आती है अपने एक और पॉइंट पे कि अगाथा हार्कनेस अगर इतने लंबे टाइम से इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को इसके बारे में क्यों नहीं पता, या फिर उन्होंने आके से रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? तो इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि इस वाले सीन में अगाथा ये नहीं पूछ रही कि वांडा कौन है, वो ऑलरेडी जानती है। वो ये जानना चाहती है कि वांडा सच में कौन है, उसे उसकी पावर्स मिली तो मिली कैसे। और डॉक्टर स्ट्रेंज वाले पॉइंट को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अगाथा इतने टाइम से अपनी पावर्स को छुपा के रख रही थी, तभी तो वो वांडा से भी कहती है कि वांडा उसके थॉट्स को रीड नहीं कर सकती। तो ऐसा हो सकता है कि अगाथा अपनी पावर्स को सप्रेस करके रख रही हो, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को अभी तक उसके बारे में नहीं पता था। फिर इसके बाद वो ये बताती है कि फेक पिएट्रो को भी उसी ने क्रिएट किया था, कोई क्रिस्टलाइन पोजेशन का नाम लेती है। अब क्रिस्टलाइन पोजेशन का मतलब ये हो सकता है कि अगाथा ने किसी को भी पिएट्रो बनाकर उसे कंट्रोल किया और उसे वांडा के पास भेज दिया। वो ये भी बोलती है कि उसके ईयर्स और उसके आईज अगाथा के थे, मतलब वो जो भी सुन रहा था और देख रहा था वो सारी चीजें अगाथा भी देख और सुन सकती थी। फिर इसके बाद वो वांडा की पावर्स का सीक्रेट जानने के लिए उससे बोलती है, लेकिन वांडा को सरप्राइजिंगली अपने पुराने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं है। और इन सारी चीजों को देखते हुए अगाथा वांडा के पास्ट को अनलॉक कर देती है और वो दोनों मिलकर उसे देखना शुरू करते हैं। अब ये टाइम ट्रैवल नहीं है, मतलब आप पास्ट में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बस आप उन्हीं सारी मेमोरीज को रिलिव कर रहे हो। और सिंस वांडा का पास्ट इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक है तो इसीलिए वो इस चीज को रिलिव नहीं करना चाहती थी। बट क्योंकि अगाथा के पास उसके बच्चे हैं और उसने वांडा को अपने बेसमेंट के खंभों पे 2 बार ठोक दिया, तो वांडा को जाना पड़ेगा। अब इस पूरे सीन में हम लोग वांडा के पेरेंट्स आइरीना और ओलेग मैक्सिमोव को देखते हैं, जो उस समय पर सोकोवियन कोल्ड वॉर का पार्ट थे। और इससे ये भी समझ में आता है कि वांडा को सिटकॉम्स का शौक कहां से लगा। वांडा के पिता जो थे वो उस टाइम पर एक्चुअली में वीसीआर के टेप्स बेचते थे, और आई लव लूसी, आई ड्रीम ऑफ जीनी, डिक वैन डाइक शो, मैल्कम इन द मिडिल, ये सारे के सारे सिटकॉम्स वांडा के लिए एक हैप्पी मेमोरी है, एक सेफ प्लेस जहां पर वो अपनी परेशानी के टाइम पे जाती थी। और इसी वजह से उसे यहीं से इन चीजों का शौक लगा। और इनमें भी वांडा का फेवरेट होता है द डिक वैन डाइक शो, जिसे वो लोग दीवार में एक सेफ जगह बनी होती है वहां से निकालते हैं। फिर इसके बाद ये लोग मिलकर डिक वैन डाइक शो के सीजन 2 एपिसोड 21 को देखना स्टार्ट करते हैं, जिसके कुछ सीन्स एक्चुअली में वांडा विजन के एपिसोड 2 से मैच करते हैं, जैसे वो बेड अलग होने वाला सीन या विजन के घर में आने वाला सीन। बट एक बड़ी सी मिसाइल आती है और इनके पूरे घर को उड़ा देती है, जिसमें आइरीना और ओलेग की डेथ हो जाती है एंड पिएट्रो और वांडा बच जाते हैं, जो एक बेड के नीचे छुपते हैं। और फिर वहां पे एक स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल आके गिरती है। इस पूरे सीन को डिस्क्राइब करते हुए हमने वांडा को पहले भी सुना था एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और यही वाली चीज हम लोग एक्चुअली में लाइव देख रहे हैं। और स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल पे जो रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है, इसी एड को हमने वांडा विजन के एपिसोड 1 में स्टार्क टोस्टर के फॉर्म में देखा था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है वो ये थी कि शायद वांडा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस मिसाइल को फटने से रोका था। और अगर ये चीज सच में वांडा ने करी है तो मार्वल वालों ने बहुत ही स्मार्टली एक बार फिर से अपने एक कैरेक्टर को रेडकॉन कर दिया है। इससे पहले तक हमें ये पता था कि वांडा को अपनी पावर्स माइंड स्टोन से मिली है, लेकिन इस वाले एपिसोड के बाद वांडा की पावर्स की थ्योरी अब एक्चुअल में चेंज होने लगी है। पर न जाने ये वीसीआर और टीवी कौन से मटेरियल से बने थे जो ये अचानक फिर से चालू हो जाते हैं। और जो लोग बहुत ही अपने कान खोल के सुनना चाहते हैं तो इस वाले सीन में नाइटमेयर का नाम भी लिया गया है। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले सीन में वांडा ने शायद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ही टीवी को ऑन किया था। मुझे नहीं पता, आपको जो भी लगता है कमेंट्स में बताना। और क्योंकि अगाथा को अपने सवालों के जवाब यहाँ पे नहीं मिल पाते तो वो वांडा को लेके जाती है उसके आगे वाली टाइमलाइन में, वो टाइमलाइन जब हाइड्रा उस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तो इस वाले सीन में हम लोग हाइड्रा के 2 साइंटिस्ट को सेप्टर पे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देख सकते हैं। ऑफ कोर्स उन दोनों को उस टाइम पे चीज नहीं पता होगी कि उनके पास कौन सा पत्थर है, लेकिन वांडा वहां पे आती है जो एक वॉलंटियर थी और वो लोग उसे माइंड स्टोन को टच करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज भी पता चलती है कि कोई भी नॉर्मल इंसान माइंड स्टोन को टच नहीं कर सकता। मगर विजन के तो माथे पे लगा हुआ था ये, क्या किसी भी एवेंजर ने इसे कभी भी छूने की कोशिश नहीं करी होगी स्कारलेट विच के अलावा? या फिर ये भी हो सकता है कि माइंड स्टोन के आसपास की जो कवरिंग है उससे कोई भी इंसान टच नहीं कर सकता। माइंड स्टोन को टच कर सकते हो, लेकिन वांडा को उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माइंड स्टोन खुद ब खुद वांडा के पास आता है, अपने खोखे से बाहर निकलता है और वांडा की पावर्स को
जगा देता है। अब इस पूरे सीन में वांडा अपने ट्रू फॉर्म की एक झलक देखती है जो एक्चुअल में कॉमिक बुक से काफी मिलता जुलता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि मार्वल वाले अगले एपिसोड में मतलब इस सीजन के एंड में वांडा को ये कॉस्ट्यूम दे ही देंगे। नाम तो दे ही दिया है, बट वहां पे हाइड्रा के जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, क्योंकि उनकी फुटेज भी वांडा विजन शो की तरह एडिट हो जाती है। अब अगाथा भी इस चीज को सेंस कर चुकी है कि वांडा के पास एक्चुअली में पावर्स तो पहले से ही थी, लेकिन माइंड स्टोन के कांटेक्ट में आने के कारण उसकी पावर्स एम्पलीफाई हो गई। बट सिंस ये चीज उसके लिए काफी नहीं है तो वो उसको सिविल वॉर के टाइम की एक और मेमोरी दिखाती है, सिविल वॉर के थोड़ा पहले की, जब वांडा और विजन एक्चुअली में पहली बार ठीक तरह से इंटरैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि वांडा अभी भी एक सिटकॉम को देख रही है, मैल्कम इन द मिडिल। और वैसे तो इस पूरे सीन के बारे में कोई भी खास बात नहीं है, बट ये बताता है कि वांडा ने अपनी इस पूरी सेटिंग के लिए सिटकॉम्स को क्यों चूज किया, क्योंकि उसे लगता है कि सिटकॉम्स में जो भी चीजें होती हैं वो सीरियस नहीं होती हैं और इसीलिए वो अपनी लाइफ को लाइट रखना चाहती है। लेकिन इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बाद अगाथा वांडा को लेके जाती है उस सोर्ड के हेडक्वार्टर्स में जो कुछ भी हुआ उस वाले सीन में। और इसे हमने पहले एपिसोड 5 में देखा था, जहाँ पे हेवर्ड मोनिका और बाकी लोगों को बताता है कि किस तरह से वांडा ने विजन की बॉडी को चोरी किया था और वेस्टव्यू में जाके उसने उसको दोबारा से क्रिएट किया। और हम सब लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन मिस्टर लसन ने हमारा फिर से काट दिया। तो बेसिकली इस पूरे सीन में वांडा सोर्ड के हेडक्वार्टर्स में जाती है, लेकिन कोई भी काम वो फोर्सफुली नहीं करती। और यहाँ पे मुझे एक और चीज रियलाइज हुई, हेवर्ड समहाउ वांटेड कि वांडा विजन की बॉडी तक पहुंचे, और शायद वो ये भी चाहता था कि वो उसे चोरी करके ले जाए, क्योंकि हेवर्ड को विजन जिंदा चाहिए। लेकिन वांडा उसके पास जाती है, उसे फील करती है और उसे विजन अलाइव फील नहीं होता, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाती है, जो एक और चीज को सिग्निफाई करता है। और वो ये है कि वांडा ने सोकोविया अकॉर्ड्स, अगर ये लोग उसे अभी भी इतना फॉलो करते हैं तो उन्हें नहीं तोड़ा है, क्योंकि एपिसोड 5 में मिस्टर लसन कहते हैं कि वांडा ने विजन की बॉडी को चोरी करके सोकोविया अकॉर्ड्स का उल्लंघन किया है, जो टेक्निकली उसने नहीं करा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वांडा पार्किंग लॉट में जाती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और वेस्टव्यू के टाउन में पहुंच जाती है। अब उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पे एक्चुअली में यहाँ पे एक्सेल्सियोर लिखा है, जो हमारे स्टैनली सर को एक ईस्टर एग है। एंड आई मस्ट से कि हेक्स के बिना वेस्टव्यू के टाउन में वो बात ही नजर नहीं आती। लोग एकदम ही डल है, दुकानों की हालत बहुत खराब है और पूरा का पूरा टाउन टूटा फूटा पड़ा है। तो टेक्निकली वांडा ने तो इसको एक अपग्रेड दिया था। और यहाँ पे हम उन सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक वांडा विजन के एपिसोड्स में देखा है, जो वो बिना हेक्स के थे, मतलब रियल लाइफ में जो वो थे। बट यहाँ पे मुझे डॉटी कहीं भी नजर नहीं आई। एंड फिर वो एक एग्रीमेंट देखती है जो ये बताता है कि वांडा और विजन ने इस जगह पर अपना घर बनाने का फैसला किया था, और इस डीड पे जो केट विडल नाम लिखा हुआ है वो एक्चुअली में वांडा विजन शो की असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर है। तो वांडा अपनी इन पुराने मेमोरीज के साथ नहीं रह पाती और इस तरह से वो अपने अंदर से एक नई रियलिटी, एक हेक्स को क्रिएट करती है। बट ये सब कुछ भी ठीक था। इसके बाद जो वो करना शुरू करती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो अपने अंदर से विजन को क्रिएट कर देती है। और वैसे तो वांडा की रियलिटी का सब कुछ एकदम रेड कलर का दिखाया गया था, लेकिन जब वो विजन को क्रिएट करना स्टार्ट करती है तो ये येलो और गोल्डन कलर का है, बिल्कुल वैसा ही जैसे माइंड स्टोन था। तो आई थिंक यहाँ पे जो वांडा और माइंड स्टोन का कनेक्शन पहले हुआ था उसका रोल है। वांडा विजन को इसीलिए क्रिएट कर पाई क्योंकि वो माइंड स्टोन के कॉन्टैक्ट में थी, और शायद जब वो विजन को फील करने की कोशिश करती है तो माइंड स्टोन ना होने के कारण वो उसे फील नहीं कर पाती। एंड 2 एपिसोड पहले जब विजन हेक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो हेक्स के बाहर सर्वाइव इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो वांडा की एक फेक रियलिटी का पार्ट है, और इसीलिए उसके पास इस पूरे इंसिडेंट्स के पहले की मेमोरीज नहीं है, क्योंकि वो इससे पहले जिंदा ही नहीं था। पर फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये वाला विजन एक्चुअली में रियल है ही नहीं और वांडा की फेक रियलिटी का पार्ट है, तो फिर हेवर्ड इसे ट्रैक कैसे कर रहा था? तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। विजन हो भले ही फेक, लेकिन बना तो वो अभी भी वाइब्रेनियम से ही है। तो जब हेवर्ड ने वांडा के वांडा विजन वाली ब्रॉडकास्टिंग में देखा होगा कि इसके अंदर भी एक और विजन है, तो उसने इस वाले विजन के वाइब्रेनियम डिके को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसी वाले सीन को हमने ट्रेलर्स में भी देखा था, पर किसको पता था कि ये वाला सीन एक्चुअली में इस पूरे सीजन का सबसे की मोमेंट होगा। खैर, विजन वांडा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाते हैं और इस तरह से इस पूरे सिटकॉम की स्टार्टिंग होती है। एंड इस पूरी मेमोरी के खत्म होते होते वांडा भी अपनी प्रेजेंट रियलिटी में पहुंच जाती है। एंड अब इन सब चीजों को देखने के बाद अगाथा समझ चुकी है कि वांडा है कौन। बाहर जाके वांडा के दोनों बच्चों को अपने मैजिक की पावर से बाइंड कर लेती है और अपनी ट्रू फॉर्म को दिखाती है, जो मुझे बोलना पड़ेगा कि काफी अच्छा लगा। लेकिन वो वांडा से कहती है कि वांडा एक्चुअली में एक ऐसी बीइंग है जो मिथ मानी जाती थी, और वो कितनी ज्यादा डेंजरस है उसे खुद नहीं पता। वो केओस मैजिक का यूज कर सकती है और उसका नाम है स्कारलेट विच। अब यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है और पोस्ट क्रेडिट सीन है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हम लोग इसे देख लेते हैं।
तो केओस मैजिक एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक फिक्शनल काइंड ऑफ मैजिक है, जिसे कॉमिक्स में भी पहले तो एक मिथ ही कंसीडर किया जाता था, लेकिन स्कारलेट विच के आने के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि वो सच में एग्जिस्ट करता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि रियलिटी की एक एक फैब्रिक को रीराइट करके उसे चेंज कर सकता है। एंड वांडा ने भी जब इस पूरे हेक्स को क्रिएट किया, विजन को क्रिएट किया और अपने दोनों बच्चों को जन्म दिया, तो एग्नेस इस चीज को देखकर समझ गई कि ये केओस मैजिक है और इसीलिए वांडा स्कारलेट विच है। अब इस डिटेल को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर लसन ने जो वांडा का वो मिसाइल वाला प्लेन था, मतलब वो जो ड्रोन था जिसमें वांडा ने अपनी पावर को छोड़ दिया था, उसका इस्तेमाल करके जो टूटा हुआ विजन था उसे जोड़ लिया है। एंड इसके लुक को देखकर कोई भी बता देगा कि ये अच्छा विजन तो नहीं होने वाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये विजन नहीं है, प्रोबेबली अल्ट्रॉन होगा। जब ये अपना मुंह खोलेगा तो इसके मुंह से पॉल बेटनी की विजन वाली आवाज नहीं निकलेगी, बल्कि जेम्स स्पेडर वाले अल्ट्रॉन की निकलेगी। ऑल्दो ये सुनने में काफी वियर्ड लगेगा, बट आई थिंक ऐसा हो सकता है और उसका रीजन ये है कि अगर आप गूगल पे जाके वांडा विजन की कास्ट को देखोगे तो उसमें अल्ट्रॉन और जेम्स स्पेडर दोनों का ही नाम मेंशन्ड है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि विजन नहीं बल्कि अल्ट्रॉन हो, जिसके एआई ने हो सकता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपने आप को कहीं ना कहीं बैकअप कर लिया हो। और स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी हमने अल्ट्रॉन के हेड को देखा था, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोर्ड वाले इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि विजन को जिंदा करने का कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण उन्होंने अल्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर किया हो। मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें थ्योरी हैं, लेकिन इस वाले विजन का लुक देखकर ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अच्छा होगा कहीं से भी। और अब नेक्स्ट एपिसोड जो इसका फिनाले है उसमें अगाथा की वांडा से फाइट होगी और अच्छे विजन की बुरे विजन से या अल्ट्रॉन से। और देखने में ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें मोनिका और पिएट्रो क्या रोल प्ले करेंगे, जिन्हें हम लोगों ने इस एपिसोड में नहीं देखा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। और मुझे पता है कि इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स मिस हो गई होंगी, लेकिन फिर भी उन्हें लेकर मैं अलग से वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको अभी भी रेड दिख रहा होगा, तो उसे टच करिए और क्रेप बनाइए। फिर आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्कॉर्ड, ट्विटर सब पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर ऐसी ऑसम टी शर्ट चाहिए तो thecomicverse.com पे जाइए, लॉग इन करिए और एंजॉय करिए। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलना कि ऐसी कौन कौन सी डिटेल्स है जो मुझसे मिस हो गई हैं, और मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।